हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। शॉर्टकट में कहें तो इसे एनएचआरसी कहेंगे। आपके लिए इसका लोगो भी लेके आए हैं। कितना सुंदर लोगो है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी लोग सुखी रहें। इसके मोटिव क्या है? सभी लोग क्या हो? सुखी हो। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अंग्रेजी में कहेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या एनएचआरसी। और यह कैसा आयोग है? ये सांविधिक या वैधानिक आयोग है, अर्थात स्टेटरी आयोग है। यह संवैधानिक आयोग नहीं है। तो आप इसे याद रखेंगे कि एनएचआरसी क्या है? संवैधानिक आयोग नहीं है। कहीं आप गलती से इसको संवैधानिक आयोग मत मान लेना। आगे हम बात करें इसकी, तो जो हमारा एनएचआरसी, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को एक अधिनियम था, राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसके तहत की गई है। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को लाया गया और इसके तहत 12 अक्टूबर 1993 को क्या एनएचआरसी का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 2(1)(a) में क्या 2(1)(a) में क्या किया गया? मानवाधिकारों को परिभाषित किया गया है कि मानवाधिकार क्या होते हैं। इसकी परिभाषा 2(1)(a) में दी गई इस अधिनियम की। एनएचआरसी का मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। एनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली में। सबसे पहले मानवाधिकारों को संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसके द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। कहाँ? पेरिस है, तो पेरिस में 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। किसको? मानवाधिकारों को। हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की वर्षगांठ के रूप में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो आपकी बेसिक तो समझ ही गए होंगे कि जो हमारे मानवाधिकार आयोग है राष्ट्रीय का, तो एक सांविधिक आयोग है। स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। परिभाषा है जो धारा 2(1)(a) में दी गई है। मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया था इसको। और बात करें तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे खास जो आप याद रखेंगे। फिर इसको बनाने का क्या उद्देश्य था? एनएचआरसी को बनाने का क्या उद्देश्य था कि जो हमारे मानव अधिकार है उनसे संबंधित समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्था बनानी थी। हमें क्या करनी थी? मानव अधिकारों से संबंधित समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करना था। मानव अधिकारों के जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण का अर्थात जो मानव अधिकारों को छेड़ते हैं या फिर उनका हनन करते हैं, उनको स्वतंत्रता पूर्वक बताना, जिससे सरकार का ध्यान उनकी तरफ जा सके। भाई यदि किसी भी व्यक्ति का, संस्था का या वर्ग का कि मानव अधिकारों को हनन हो रहा है, तो वह खुल के उनके बारे में बताती थी ताकि सरकार उनको अपनी ध्यान दे सके उनकी ओर। और इस दिशा में बहुत सारे पूर्ण प्रयासों को पूर्ण और सशक्त बनाना, जो इस दिशा में है, क्या है जो प्रयास है उनको पूर्ण और सशक्त बनाने का कार्य क्या एनएचआरसी का था। अब बात करते हैं एनएचआरसी की। एनएचआरसी की संरचना क्या है? एनएचआरसी की संरचना की बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग, जिसमें क्या 13 सदस्य। कितने सदस्य? 13 सदस्य। एक तो अध्यक्ष है और 5 पूर्णकालिक सदस्य। कितने? 5 पूर्णकालिक सदस्य जिनको नियुक्त किया जाता है। और 7 पदेन सदस्य। 5 तो पूर्णकालिक सदस्य और 7 क्या है? पदेन सदस्य, जिनको मानद सदस्य डीम्ड भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च का अध्यक्ष क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी रिटायर्ड जज बन सकता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का सेवारत हो या रिटायर्ड जज, दोनों में से कोई भी बन सकता है। इसको ऑफ यहाँ लाइन भी आती है, या तो सेवारत हो या फिर रिटायर्ड जज, कोई भी बन सकता है। तो आप देख सकते हैं। तो अब आगे देखें तो पूर्णकालिक 5 सदस्यों की। तो पूर्णकालिक 5 सदस्यों में एक सदस्य तो हाई कोर्ट में कार्यरत हो या फिर रिटायर्ड जज हो।
क्या एक सदस्य तो क्या हाई कोर्ट का, किसी भी हाई कोर्ट का या तो कार्यरत जज होना चाहिए या फिर रिटायर्ड जज होना चाहिए। एक सदस्य हाई कोर्ट का कार्यरत या रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। या तो मुख्य न्यायाधीश कार्यरत हो या फिर कोई रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हो। और 3 सदस्य क्या मानवाधिकारों को ज्ञाता होंगे। क्या होंगे? मानवाधिकारों को ज्ञाता होंगे, जिसमें कम से कम एक महिला होनी चाहिए। जो 3 सदस्य हैं उनमें से कोई एक तो महिला होनी चाहिए, जो क्या होनी चाहिए? मानवाधिकारों की ज्ञाता होनी चाहिए। तो 5 पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन होंगे? एक सदस्य तो हमारा जो हाई कोर्ट है उसमें कार्यरत या फिर रिटायर्ड जज होगा। एक सदस्य हमारे या तो कार्यरत या रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होगा। और 3 सदस्य कैसे ज्ञाता होने चाहिए? मानवाधिकारों की ज्ञाता होनी चाहिए, जिसमें खासकर एक तो महिला होनी आवश्यक है। तो हमने इस चीज को देख लिया। अब आगे बात करें पदेन सदस्य की। तो जो हमारे एनएचआरसी इसमें 7 पदेन सदस्य होते हैं, अर्थात 7 अध्यक्ष बने होंगे। उन अध्यक्षों को इसका सदस्य बनाया जाएगा। किसके अध्यक्ष? पहला आता है हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, इसके अध्यक्ष को। जब एससी है तो एसटी भी साथ ही होगा। तो अनुसूचित जनजाति आयोग है, उसका अध्यक्ष है। तीसरा आता है हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। किसका? राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष है। फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष है। फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष है। राष्ट्रीय दिव्यांग आयोग का अध्यक्ष है। तो इस तरह 7 आयोग है। जो हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय दिव्यांग आयोग का अध्यक्ष। तो ये 7 अध्यक्ष क्या होते हैं? इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो 5 तो पूर्णकालिक सदस्य हो गए, स्थायी सदस्य, और 7 क्या है? जो पदेन सदस्य होते हैं। अब नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति कौन करेगा? आयोग के सदस्य अर्थात एक अध्यक्ष है और 5 सदस्य, उनकी नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक चयन समिति तय की जाएगी। और चयन समिति की सिफारिश के आधार पर कुल 6 सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। अर्थात एक तो अध्यक्ष है और 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं, तो कुल मिला कितने होंगे? 6 सदस्य, उनकी नियुक्ति करेंगे। कैसे? अब देखते हैं जो चयन समिति है, तो चयन समिति के अंदर भी हमारे क्या होते हैं? 6 ही सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 6 ही सदस्य होते हैं। अध्यक्ष तो क्या बनेगा उस समिति का? प्रधानमंत्री। लोकसभा का स्पीकर होगा। क्या होगा? लोकसभा का स्पीकर है तो इधर राज्यसभा का उपसभापति होगा। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का उपसभापति। फिर विपक्ष के नेता दोनों ही सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, साथ ही साथ जो केंद्रीय गृह मंत्री। तो ये 6 सदस्य होते हैं उस समिति के, जो ये तय करता है कि एनएचआरसी के सदस्य और अध्यक्ष कौन चुने जाएंगे। तो प्रधानमंत्री तो अध्यक्ष बनेगा उस समिति का, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा सभापति, फिर लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। 6 सदस्य। अब आगे बात करें कार्यकाल की। तो आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 साल और 70 साल, जो भी पहले हो वह होगा। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 3 साल और 70 साल, जो भी पहले हो वह बनाया जाएगा। पुनर्नियुक्ति की बात करें कि एक बार नियुक्ति के बाद दोबारा भी नियुक्ति कर सकते हैं क्या? तो आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की के रूप में पुनर्नियुक्ति हो सकती है, अर्थात उन्हें उनके पद को आगे बढ़ाया जा सकता है। आयोग के सदस्य केंद्र राज्य सरकार के अधीन अन्य पद धारण नहीं कर सकते। केवल इसी आयोग के सदस्य दोबारा इसी आयोग के सदस्य बन सकते हैं या अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन किसी और पद पे धारण नहीं कर सकते। अब निष्कासन की प्रक्रिया, पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है इसकी? तो निष्कासन प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया की बात करें, जिसको रिमूवल प्रोसेस कहते हैं, तो आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जाता है आयोग के सदस्यों को। निष्कासन का क्या आधार होना चाहिए? पहला तो कदाचार और अक्षमता। कदाचार अक्षमता की बात हो तो सर्वोच्च न्यायालय से जांच करवाई जाएगी और उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जाएगा। यदि कदाचार अक्षमता की बात होती है तो सर्वोच्च न्यायालय की जांच करवाई जाएगी और उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जाएगा।
यदि आपको याद हो तो जजों को हटाने के क्या आधार थे, अर्थात जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने के क्या आधार थे? कदाचार और अक्षमता। और इसके जो सदस्य हैं और अध्यक्ष है वह भी जज है, चाहे रिटायर्ड हो चाहे कार्यरत हो। तो जब उनको हटाने का आधार वो होगा तो इनके आधार कैसे बदल सकते हैं? इनके आधार भी कदाचार और अक्षमता होंगी। तो आप इसे समझ सकते हैं, रिलेट भी कर सकते हैं। अन्य आधारों की बात करें तो राष्ट्रपति बिना किसी जांच के हटा सकता है यदि वह दिवालिया घोषित हो जाता है, लाभ का पद ग्रहण कर लेता है, मानसिक या शारीरिक अक्षम हो जाता है मतलब पागल हो जाता है, या न्यायालय के द्वारा अपराधी घोषित कर दिया जाता है, तो बिना किसी जांच के उसको पद से हटाया जा सकता है। अब एनएचआरसी के जो सदस्य और अध्यक्ष है उनके वेतन की बात करें तो आयोग के जो सदस्य होते हैं उनके वेतन और भत्ते केंद्र सरकार निर्धारित करती है और नियुक्ति के बाद उसका अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता, बस इतनी सी बात है। नहीं तो निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा। अब जो हमारे एनएचआरसी वो कार्य क्या करता है, अर्थात आयोग के क्या क्या कार्य है? आयोग की प्रकृति कैसी है? न्यायिक, अर्थात वह समन जारी कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है, किसी भी दस्तावेज को मंगा सकता है, किसी भी कार्यालय के किसी भी फाइल को मंगा सकता है। और आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती है, जैसे कि वो समन जारी कर सकता है। आप सोचते हैं समन जारी करने का मतलब क्या होता है? तो यह आदेश निकाल सकता है, किसी भी व्यक्ति को आने के लिए, उपस्थित होने के लिए आदेश निकाल सकता है, और वह व्यक्ति मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं आ रहा किसी के कहने पे, तो उसे आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आयोग के पास क्या सिविल न्यायालय की शक्तियाँ है। आयोग क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार और अन्य संस्था इन सब से रिपोर्ट मांग सकता है, कैसी भी रिपोर्ट हो उस बार के बारे में रिपोर्ट मांग सकता है। केंद्र सरकार से भी मांग सकता है, राज्य सरकार से भी मांग सकता है, और यदि कोई संस्था है तो उससे भी रिपोर्ट मांग सकता है। आयोग केवल 1 साल पुराने मामले की ही जांच करता है, इससे पुराना मामला नहीं देखता है। आगे बात करें, आयोग पीड़ित को क्षतिपूर्ति के लिए सरकार को सिफारिश कर सकता है, कह सकता है कि जो पीड़ित पक्ष है उसको सरकार क्षतिपूर्ति दे, लेकिन वो खुद नहीं दे सकता, केवल वह सिफारिश कर सकता है। फिर आगे बात करें, जो दोषी लोक सेवक है उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है, लेकिन खुद सजा नहीं दे सकता। आयोग क्या सरकार से अंतरिम राहत की भी सिफारिश कर सकता है कि भैया ये जो वर्ग है या लोग है, जो पीड़ित पक्ष है, इनको आप क्या है राहत दो। तो ये केवल सिफारिश कर सकता है, खुद राहत नहीं दे सकता। जो आयोग है ये आवश्यक कार्रवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। मानवाधिकार उल्लंघन की जांच भी कर सकता है, स्वप्रेरणा से या फिर न्यायालय के आदेश से। खुद भी कर सकता है, और यदि कोर्ट उसको आदेश देता है तो भी कर सकता है। मानव अधिकारों के लिए शोध भी कर सकता है। गैर सरकारी संगठन जो एनजीओ है उनको प्रोत्साहन भी दे सकता है इस कार्य के लिए। जो मानव अधिकार है उनके प्रति जागरूकता को बढ़ा सकता है। जेल और बंदी गृह है उनमें जो मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, इसके लिए वह उनको चेकिंग या उनका निरीक्षण भी कर सकता है, जेलों की कभी भी निरीक्षण कर सकता है। अब आयोग भी बन गया, कार्य भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, तनख्वाहें भी अच्छी अच्छी है। तो आयोग में कुछ कमियां भी है, और वो कमियां कौन कौन सी है कि आयोग केवल सलाहकारी निकाय है, वह हर मामले में सलाह देता है। क्या करता है? सलाह देता है। अर्थात आयोग दंड हो, क्षतिपूर्ति, कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए, इन सब के लिए वह क्या करता है? केवल सलाह देता है, खुद कुछ नहीं कर सकता। आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकारी होती है, किसी पर कोई बाध्यकारी नहीं होती। आयोग क्या मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में न तो किसी को दंड दे सकता है, न ही पीड़ित को मुआवजा दे सकता है। आयोग की सलाह क्या बाध्यकारी नहीं है, परंतु सलाह पर की गई कार्रवाई की सूचना 1 महीने के भीतर देनी पड़ती है। कि यदि उसकी सलाह न मानी गई तो 1 महीने के अंदर अंदर राज्य सरकार, संस्था या फिर केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा कि उसकी सलाह क्यों नहीं मानी गई। सेना के द्वारा किए गए मानवाधिकारों को हनन की जांच का अधिकार आयोग के पास बिल्कुल नहीं है।
और आयोग को क्या पुलिस और अन्य एजेंसियों से सहयोग नहीं मिलता। तो इस तरह आयोग के अंदर की ये कुछ कमियां थी। अब जो आयोग है, तो आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर क्या है? आयोग क्या 1 वर्ष से पुराना मामला नहीं सुन सकता, ये उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। सैन्य मामलों की जांच नहीं कर सकता। आयोग किसी पर जुर्माना नहीं लगा सकता। आयोग किसी को मुआवजा नहीं दिला सकता। आयोग की जांच समिति नहीं होती, अर्थात यह जब मानवाधिकारों की जांच है उसको करने के लिए इसके पास आदमी नहीं है, कोई समिति भी नहीं है। फिर बात करें प्रतिवेदन की, तो आयोग है केंद्र सरकार से संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार को देता है और राज्य सरकार से संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजता है। तो दोनों रिपोर्टें। अब बात करें आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की। वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा तो अध्यक्ष है और ज्ञानेश्वर मनोहर मुल्ले सदस्य है। राजीव जैन भी सदस्य है। इकबाल सिंह लालपुरा पदेन सदस्य। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। हर्ष चौहान हमारे अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। महिला आयोग के अध्यक्ष हमारे रेखा शर्मा है। प्रियांक कानून गो है, ये हमारे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। हंसराज गंगाराम अहीर है हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और विकलांग व्यक्ति के लिए पदेन सदस्य है। अब इस आयोग से संबंधित कुछ खास बातें देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री रंगनाथ मिश्रा। पहले कार्यवाहक अध्यक्ष श्री डॉक्टर शिवराज वी पाटिल थे। जो न्यायमूर्ति थे डॉक्टर शिवराज वी पाटिल क्या थे? इसके कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। तो इस तरह आज हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सभी पहलुओं को जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो हमारी मुहिम है इसको आगे बढ़ाया जा सके। धन्यवाद।